हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का जो है प्रैक्टिस शीट कराने वाले हैं। इसमें जो है प्रैक्टिस शीट नंबर 9 आज की इस वीडियो में कराने वाले हैं। इससे पहले हम जो है ऑलरेडी प्रैक्टिस शीट नंबर 1 से 8 तक कवर करा दिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जो है आप लोग प्रैक्टिस शीट को देख सकते हैं। और इससे पहले जो है कुछ दिन पहले हमने ऑलरेडी जो है प्रैक्टिस शीट नंबर 1 से 15 तक जो कि वॉल्यूम 1 का था उसे जो है डिटेल के साथ कवर कराया है। उसका भी जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा उसका लिंक, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ से एडुटेरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस शीट नंबर 1 से 15 तक देख सकते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और एडुटेरिया पब्लिकेशन का जो बुक आता है इसमें लगभग सभी प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है एडुटेरिया पब्लिकेशन का बुक ज़रूर यूज कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्नलिखित में से कौन कौन से शिखर महान हिमालय यानी ग्रेट हिमालय में अवस्थित है। ग्रेट हिमालय की बात करें तो ग्रेट हिमालय में माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी और नंदा देवी, ये सभी पर्वत जो है महान हिमालय में स्थित है, यानी ग्रेट हिमालय में स्थित है। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1, 3 और 4। अगर वहीं बात करें भारत में स्थित शिखर की तो कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है, नंगा पर्वत जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में स्थित है, और नामचा वर्मा जो कि तिब्बत में, दक्षिण तिब्बत में स्थित है। नेपाल में स्थित शिखर जो कि माउंट एवरेस्ट है, धौलागिरी है, मकालू है और अन्नपूर्णा है। ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की समुद्री सीमा से संबंधित देश कितने हैं, यानी भारत की समुद्री सीमा से कितने देश लगते हैं। भारत के समुद्री सीमा से संबंधित देश की बात करें तो टोटल जो है 7 है। 7 की बात करें तो कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये सभी 7 देश जो है ये भारत से सीमा लगाते हैं। भारत का जल सीमा की लंबाई जो कि 7516.6 किलोमीटर है। और भारत के पड़ोसी देश में से 3 ऐसे देश हैं जिनकी स्थल एवं समुद्र दोनों से सीमा लगती है। ये जो देश हैं ये पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और म्यांमार। ये तीनों देश से जो है जल और स्थल दोनों से सीमा लगाती है भारत। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पार्क दिया हुआ है और कहाँ स्थित है, जो दिया हुआ है मिलान करना है। यहाँ पे कैबुल लामजाओ की बात करें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबुल लामजाओ जो कि कहाँ स्थित है तो ये मणिपुर में स्थित है, तो मणिपुर हो जाएगा। दाचीगाम की बात करें तो ये जो है श्रीनगर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। मुदुमलाई जो कि नीलगिरी में स्थित है, तमिलनाडु में। मालाकाड जो कि तिरुनेवेली में स्थित है, ये भी जो है तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाली द्वीप समूह का नाम क्या है। अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाली द्वीप समूह के नाम की बात करें तो ये जो है कोको द्वीप समूह है। कोको द्वीप समूह ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कोको स्ट्रेट अंडमान के उत्तर में स्थित है, जो कि अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह द्वारा जो है ये अलग होती है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये जो है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के छोटे अंडमान द्वीपों को कार निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। अगला प्रश्न है कि बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान के उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण जो है ये बेसाल्टिक चट्टानें हैं। तो बेसाल्टिक चट्टानें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाह्य आग्नेय चट्टानें जो कि ज्वालामुखी के उद्भेदन के समय जो है मैग्मा एवं लावा जो है ये पृथ्वी की सतह पर आकर ठंडे होने से जो चट्टानें बनती है उन्हें जो है बाह्य आग्नेय चट्टान या फिर बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान कहते हैं। अगला प्रश्न है कि विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीका देश में अपनी सीमा साझा नहीं करती है। इसमें साझा की बात करें तो सीमा साझा जो है ये तंजानिया में करती है, केनिया में करती है और युगांडा में करती है, परंतु रवांडा में जो है रवांडा में विक्टोरिया झील जो है अपनी सीमा साझा नहीं करती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है।
तेल नदी की बात करें तो तेल नदी के नाम से जो है ये नाइजर नदी को जाना जाता है। नाइजर नदी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइजर नदी जो कि नाइजीरिया में बहने वाली एक नदी है और इस नदी में जो है इस नदी तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें जो है पाम तेल परिसंचालन ज़्यादा होता है। यह नदी गिनी की खाड़ी में जो है ये गिरती है और नाइजर अफ्रीका की तीसरी सबसे लंबी नदी है। लिम्पोपो जो कि नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। वहीं जायरे की बात करें तो जायरे जो नदी है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो आप लोग सारे पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा और सबसे लंबी नदी पूछे तो नील नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली किस अनुक्रम में दी गई है। इसमें दिया गया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये जो है ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कहा गया प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता इस प्रकार जो है भारतीय संविधान के उद्देशिका में बताया गया है। तो आप लोग जो है भारतीय संविधान के उद्देशिका को एक बार जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्वलोकन हेतु अधिकृत करता है। ये जो है अनुच्छेद 137 के अंतर्गत करता है। अनुच्छेद 137 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों को जो है पुनर्विलोकन करने का अधिकार प्राप्त है यदि सर्वोच्च न्यायालय को यह प्रतीत हो कि उसके द्वारा दिए गए निर्णय में किसी पक्ष के प्रति न्याय नहीं हुआ है तो वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार का जो है यह कर सकता है पुनर्विचार तथा उसमें जो है आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन भी कर सकता है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन विषय की बात करें ये जो है संपत्ति सूची के अंतर्गत आता है। तो संपत्ति सूची ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति सूची में जो है शामिल विषयों पर संसद तथा राज्य विधान मंडल ये जो है दोनों द्वारा कानून बनाया जाता है और यदि दोनों के कानून में विरोध है तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होगा। इस सूची में वर्तमान समय में जो है टोटल 52 विषय हैं। इनमें से प्रमुख की बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग परिवार नियोजन जनसंख्या नियंत्रण समाचार पत्र कारखाना शिक्षा वन आर्थिक तथा सामाजिक योजना ये सभी जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो आप लोग सभी को जो है जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये जो निर्धारण है ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के 3 में इसका जो है वर्णन मिलता है। इसके अनुसार जो है विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है इसका सत्यापन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। उसका निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक केवल जो है राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिशों से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। प्रमुख समितियां दिया हुआ है और ये जो है अध्यक्ष उसके दिए हुए हैं। यहाँ पे संचालन समिति की बात करें तो संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे और ये राजेंद्र प्रसाद थे। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन ये नहीं हो जाएगा। प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो इसके अध्यक्ष जो थे वो सरदार पटेल थे। तो ये सही है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे और संघीय शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे ये जवाहरलाल नेहरू जी थे। इसमें नहीं पूछा था तो संचालन समिति जो कि जीबी मावलंकर दिया हुआ है और राइट में इसका हो जाएगा संचालन समिति के अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के अन्य प्रमुख पदाधिकारियों का शपथ का वर्णन है लेकिन जो है राष्ट्रपति का नहीं है। ये जो है तृतीय अनुसूची में है। तृतीय अनुसूची में ये बताया गया है कि इनमें विभिन्न पदाधिकारियों उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा जो है पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख मिलता है। वहीं दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में ये जो है पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाली वेतन भत्ते और पेंशन की बात कही गई है। चौथी की बात करें तो चौथी में जो है विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया हुआ है। और अगर पाँचवीं पूछे तो पाँचवीं में जो है असम विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र
और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में दिया हुआ है। ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जाती है। वित्तीय आपात की बात करें तो वित्तीय आपात जो है इसकी कोई अधिकतम अवधि नहीं होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी कोई जो है अधिकतम अवधि नहीं होती है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत जो है आर्थिक संकट की स्थिति में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। पहले चरण में उद्घोषणा जो है 2 माह तक प्रवर्तक में रहती है। यदि संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा इसका अनुमोदन हो जाता है तो यह जो है अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है, अर्थात जब तक वापस न ली जाए तब तक जो है वित्तीय आपात लागू रहता है। अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये गलत है। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अगर हम लोग बात करें भारत के महान्यायवादी की तो ये जो है भारतीय संविधान अनुच्छेद 76 में जो है महान्यायवादी का वर्णन है। वह जो है राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पद धारण कर सकता है और ये जो है लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकते हैं। ये तीनों कथन जो है ये सही है। वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। ये जो है गलत है। वो जो है संसद की कार्यवाही में भाग नहीं लेते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप क्या होता है। इसमें जो है बाजार की तरल बढ़ जाती है। बाजार की तरलता जो है ये बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप जो है बाजार की तरलता दर ये जो है बढ़ जाती है। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत जो कि एफआरपी को निम्नलिखित में से कौन से अनुमोद द्वारा अनुमोदित करता है। एफआरपी की बात करें तो एफआरपी को जो है ये जो है आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा जो है यह अनुमोदित किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य की जगह जो है उचित एवं लाभकारी मूल्य को घोषणा की जाती है। यह जो है कार्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाता है। अन्य खरीफ व रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य की घोषणा जो है ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति के आधार पर जो है ये की जाती है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। और फ्रेंड मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को जो है लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी एमएसपी की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। एमएसपी की बात करें तो इसकी जो है लागू किया गया था ये लक्ष्मीकांत झा समिति की सिफारिश पे। तो लक्ष्मीकांत झा समिति ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लक्ष्मीकांत समिति की बात करें तो ये जो है इसकी सिफारिशों पर वर्ष 1965 में लागू की गई थी। ये सारे पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से की गई है। बाल्को की बात करें तो इसकी जो है ये जो है स्थापना ये सोवियत संघ के सहायता से की गई है। सोवियत संघ ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना जो कि सोवियत संघ की सहायता से की गई है ये 1965 में की गई है। 1965 आप लोग याद रखिएगा कि 1965 में जब बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना सोवियत संघ की सहायता से की गई है। प्रमुख केंद्र जो कि कोरबा एवं कोयना में है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जो है जायद किस्म की फसल है। जायद किस्म की फसल की बात करें तो ककड़ी या खीरा ये जो है जायद फसल की किस्म है। तो ककड़ी या खीरा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जायद फसल जो कि रबी और खरीफ के मध्य में बोई जाने वाली फसल है। फसलों की बुआई जो है ये फरवरी से मार्च तक होती है। जायद की फसलें जो है मुख्य रूप से इसमें आते हैं तारबूज, खरबूज, खीरा, कपास, मूंग, उड़द ये सभी जो है जायद के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक तथा निजी किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ये जो आधार है ये उपक्रमों पर स्वामित्व इसके आधार पर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के वर्गीकरण की आधार जो है ये किया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस की बात करें ये जो है प्रत्येक वर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। 5 दिसंबर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो कि 26 नवंबर को मनाया जाता है।
और 20 अक्टूबर की बात करें तो 20 अक्टूबर को जो है ये विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और 27 सितंबर जो कि विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 अगस्त को सद्भावना दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 29 जून पूछे तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, और 7 मई पूछे तो विश्व अस्थमा दिवस। ये सारे दिवस को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान कहाँ स्थित है। भारत की फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान की बात करें, ये जो है पुणे में स्थित है। पुणे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1960 में जो है इसकी स्थापना पुणे के प्रभात स्टूडियो में की गई थी। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शासकों को उनके शासन की अवधि के अनुसार जो है सही क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पे बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इसका शासनकाल जो है ये 1206 से 1210 तक था। बलबन की बात करें तो बलबन का शासनकाल जो है 1266 से 87 तक था। वही बात करें रजिया सुल्तान की, इसकी शासनकाल जो है 1236 से 40 तक था। और यहाँ पे इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश का शासनकाल जो है 1211 से 1236 तक था। यहाँ पे कालानुक्रम बोला है, तो सबसे पहले ये 1 हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद 11 से जो है 36 ये इल्तुतमिश हो जाएगा, यानी 1, उसके बाद 3, ये जो है ऑप्शन नंबर डी में स्थित है। उसके बाद जो है रजिया सुल्तान जो कि 36 से 40, फिर जो है 66 से 87 बलबन था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया था। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा जो है अब्दुल रज्जाक के द्वारा ये जो है देवराय द्वितीय के समय में किया गया था। तो देवराय द्वितीय ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब्दुल रज्जाक ने भारत में 15वीं शताब्दी में यात्रा की थी। यह जो है संगम वंश के महान शासक जो कि देवराय द्वितीय के समय विजयनगर की यात्रा की थी। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो कि हरिहर तथा भुक्का के द्वारा किया गया था, जो कि 1336 में की गई थी। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभ्यास किस राज्य के खिलाफ किया था। शेरशाह की बात करें तो ये जो है अंतिम सैन्य अभ्यास ये कलिंजर युद्ध में किया था। तो कलिंजर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1545 ईस्वी में शेरशाह ने कलिंजर पर अपना अंतिम सैन्य अभ्यास किया था, जो कि यहाँ का शासक कीरत सिंह था। और इस अभियान में शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। 1534 में शेरशाह के द्वारा जो है सूरजगढ़ युद्ध में बंगाल के अयोग्य शासक जो कि महमूद शाह को 13 लाख दिनार देने के लिए विवश किया था। और चौसा का युद्ध जो कि 1539 में हुमायूं को पराजित करने के बाद जो है ये शेरशाह की उपाधि धारण की थी। पहले जो है ये शेर खां के नाम से जाने जाते थे। फिर शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में कन्नौज या फिर विलग्राम का युद्ध में जो है ये हुमायूं को पराजित किए थे। और 1942 में इन्होंने जो है मालवा पर विजय प्राप्त की। इसके पश्चात जो है चंदेरी को भी जीता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनत ये जो है कालीन मंत्रिपरिषद से संबंधित युग्म को सही सुमेलित नहीं करता है। यहाँ पे नहीं को ध्यान देना है। ये जो है दीवान ए आरिज जो है ये नहीं करता है। दीवान ए आरिज ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दीवान ए रियासत जो कि अलाउद्दीन खिलजी का है। और दीवान ए अमीर कोही जो कि मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए खैरात की बात करें तो ये जो है फिरोज शाह तुगलक। लेकिन दीवान ए आरिज की बात करें तो ये जो है सैन्य विभाग है ये बलबन की है, बलबन। तो यहाँ पे इल्तुतमिश दिया हुआ है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासकों को हुनों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा था। हुनों के आक्रमणों का सामना जो है ये गुप्त शासक के द्वारा करना पड़ा था। तो गुप्त वंश ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। हुनों ने जो है 455 ईस्वी में भारत पर पहली बार जो है आक्रमण किया था, जिन्होंने जो है तत्कालिक गुप्त साम्राज्य जो कि स्कंदगुप्त ने भारत से बाहर कर दिया था। और ये जो है हुनों पर विजय के उपलक्ष्य में स्कंदगुप्त ने विष्णु स्तंभ के निर्माण करवाया था। ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। भगवान बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर जो है ये गृह त्याग किए थे, जिसे जो है बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है।
बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो कि सारनाथ में दिए थे, जिन्हें जो है बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाई गई थी? ये जो योजना है ये सूर्यसेन के द्वारा बनाई गई थी। चटगांव शस्त्रागार छापामारी की योजना सूर्यसेन के द्वारा बनाई गई थी, जिससे जो है मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध है। और सूर्यसेन ने बंगाल में जो है इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना जो कि 18 अप्रैल 1930 को किया गया था, और ये जो है अंग्रेज के विरुद्ध की घोषणा की थी। सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की बात करें, इसमें जो है टोटल 434 सदस्यों के द्वारा भाग लिया गया था। तो 434 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है यहाँ पे बात करें कांग्रेस की, तो इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था, जो कि गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। और इसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना उस समय जो है 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ जो है की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से। सीमांत गांधी की बात करें, सीमांत गांधी के नाम से जो है ये खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो A का 5 हो जाएगा, A का 5। और भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति जो कि दादा भाई नौरोजी, इन्हें जो है भारत की वृद्ध व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। महामना की बात करें तो महामना जो है ये मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। और भारत के लौह पुरुष जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। यहाँ पे इसका राइट आंसर जो है ये ऑप्शन बी हो जाएगा, A का 5, B का 3, C का 1 और D का 2। अगला प्रश्न है कि स्तंभ दिया हुआ है, स्तंभ 1 और स्तंभ 2, इसे जो है मिलान करना है। केशव चंद्र सेन की बात करें, ये जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन। दयानंद सरस्वती की बात करें, ये जो है आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज के दयानंद सरस्वती। आत्माराम पांडुराव की बात करें तो ये जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक माने जाते हैं। और सैयद अहमद खान जो कि अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। महात्मा गांधी जी की बात करें, ये जो है चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ये सभी जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। बहावी आंदोलन जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया था, ये आंदोलन जो है सैयद अहमद बरेली द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 23 फरवरी 1946 को राजसी भारतीय नौसेना के नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया? ये जो है तैयार किए ये वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना जी ने किए थे। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई है? 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट की बात करें, इसमें जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है, बात की गई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। वर्ष 1909 में लाए गए भारत परिषद अधिनियम में पार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। और ये जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। अगला प्रश्न है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की बात करें तो ये जो है श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो है ये 1905 में किया गया था। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भूकंप की अभिकेंद्र क्या होता है? भूकंप की अभिकेंद्र की बात करिए, ये जो है भूपटल वह भाग जहाँ से जो है भूकंप की तरंगों का अनुभव होता है, ये जो है अधिकेंद्र कहलाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पर्वत जो है रूस में स्थित है? रूस की बात करें तो रूस में जो है ये काकेशस पर्वत स्थित है। काकेशस ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी हम लोग बात करें एटलस की, तो एटलस पर्वत जो है एटलस पर्वत ये जो है उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में है। और जाग्रोस की बात करें तो जाग्रोस पर्वत जो है यहाँ पे एपेनाइन की बात करें तो एपेनाइन पर्वत जो है
ये एशिया तथा यूरोप की सीमा पर स्थित है। सॉरी, ये जो है एपेनाइन पर्वत जो कि इटली में स्थित है। एपेनाइन इटली में स्थित है। काकेसस की बात करें तो ये जो है ये पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच स्थित है, जो कि एशिया तथा यूरोप की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था। बेदरा का युद्ध की बात करें, ये जो है ये 1759 में लड़ा गया था। 1759 ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच जो है बेदरा का युद्ध 1759 में लड़ा गया था और इस युद्ध में जो है डच पराजित हुए थे। साथ ही जो है भारत में उनकी गतिविधियां जो है डच की ये समाप्त हो गई थी इसी युद्ध में। अगला प्रश्न है समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। समुद्र में डूबी वस्तुओं की स्थिति जांचने के लिए जो है सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोनार की बात करें, इसमें जो है प्रसरब तरंगों को समुद्र के भीतर भेजा जाता है और परावर्तित होकर लौटने पर तरंगों से वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें जो है सिरका, जो कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और संतरा की बात करें तो संतरा में जो है संतरा या फिर खट्टे पदार्थों में जो है जैसे संतरा, नींबू, ये सभी में जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल दिया हुआ है तो ये जो है ये गलत हो जाएगा। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। इसमें नहीं पूछा था तो नहीं जो है ये ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संरचनात्मक तत्वों में नहीं आता है। इसमें नहीं दिया हुआ है, ये जो है ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सभी जो है संरचनात्मक तत्वों में आते हैं, परंतु कैडमियम जो है ये संरचनात्मक तत्वों में नहीं आते हैं। मृगमरीचिका का उदाहरण क्या है। मृगमरीचिका का कारण यहाँ पे पूछा, सॉरी कारण की बात करें तो ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका जो है मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है कोलाइड का गुण नहीं है। कोलाइड के गुण की बात करें तो कोलाइड का मुख्य गुण जो है कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है। वह जो है बहुत छोटे आकार के कारण अकेले कणों के नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। बाह्य बल से मुक्त होने पर जो है वे अस्थिर नहीं होते हैं। ये जो है इसका जो है गुण है, परंतु कोलाइड इससे गुजरने वाला प्रकाश पुंज की प्रकीर्णन नहीं कर सकता। ये जो है गलत है, ये जो है प्रकाश पुंज का प्रकीर्णन कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है। बहुलक की बात करें बुलेट बनाने में, ये जो है पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। पॉलीएमाइड ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीएमाइड का प्रयोग जो है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है अमीनो अम्ल का बहुलक होता है। अमीनो अम्ल की बहुलक की बात करें तो प्रोटीन जो है ये अमीनो अम्ल का बहुलक है। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम जो है प्रयोग वर्जिलियस के द्वारा किया गया था और अमीनो अम्ल के बहुलीकरण द्वारा जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटना जो प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनेट में अपचयन, साथ ही जो है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अपशोषण, ये सभी होते हैं, परंतु कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकरण ये जो है प्रकाश द्वारा नहीं होती है, प्रकाश संश्लेषण में नहीं होती है। अगला प्रश्न निम्नलिखित ईंधनों में सर्वाधिक ऊष्मीय मान किसका होता है। सर्वाधिक ऊष्मीय मान की बात करें तो ये जो है एलपीजी का होता है। एलपीजी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो है क्या परिवर्तित होता है। प्रकाश तरंगों को वायु से कांच में जाने पर जो है ये तरंगदैर्घ्य और वेग ये दोनों परिवर्तित होते हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य और वेग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है। अदिश राशि की बात करें तो द्रव्यमान जो है ये अदिश राशि है। समवेग, वेग, कोणीय वेग ये सभी जो है सदिश राशियाँ हैं। अगर हम लोग अदिश राशि की बात करें तो वे राशियाँ जिनमें जो है परिणाम हो परंतु दिशा नहीं हो उसे अदिश राशि कहते हैं, और परिणाम और दिशा दोनों हो तो सदिश राशियाँ कहलाती है। अदिश राशि के उदाहरण जैसे कि दूरी, आयतन, चाल, घनत्व, विद्युत धारा, ताप, कार्य ऊर्जा ये सभी जो है अदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। बल सदिश राशि, संवेग सदिश राशि, वेग सदिश राशि, कोणीय वेग, कोणीय संवेग ये सभी सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में जो है संपर्क विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है प्लैटिनम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। प्लैटिनम चूर्ण ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमोनिया गैस बनाने में जो है हैबर विधि में
लोहे का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेल से जो है कृत्रिम घी बनाना, ये जो है निकेल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में प्लैटिनम का चूर्ण प्रयोग किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की सीसा कक्ष विधि में जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में जो है गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस बनाने में डिकन विधि में जो है ये क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि कांच के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। यहाँ पे नहीं दिया हुआ, नहीं पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर 50% या फिर 30% क्वेश्चन में जो है 30 से 50 में नहीं दिया हुआ है। इसमें जो है कौन सा संबंध जो है सत्य नहीं है। पहला है ऑप्शन कि कांच के निर्माण में रेत, सोडा और क्वार्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है। कांच के निर्माण में जो है रेत, सोडा और क्वार्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। इसका क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। ये भी जो कथन है ये सही है। कांच एक यौगिक है, ये जो है ये कथन गलत है। कांच की बात करें तो कांच जो है ये यौगिक ना, बल्कि ये जो है मिश्रण है। तो यहाँ पे मिश्रण रहता तो सही हो जाता, यौगिक दिया हुआ है तो ये जो है गलत हो जाएगा। कांच एक जो है अतिशीतित द्रव है, ये जो है ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर जो है नहीं पूछा था, तो कांच जो है एक यौगिक है, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग की बात करें तो ये जो है स्कर्वी रोग है ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका मुख्य स्रोत जो कि आंवला, नींबू के फल, टमाटर, सब्जी, ये सभी जो है विटामिन सी के मुख्य स्रोत है। इस रोग में जो है ऑस्टियोमलेशिया या फिर ऑस्टियोथोरोसिस जो है विटामिन डी की कमी से होता है। अगर हड्डी में पूछे कि हड्डी रोग में ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है कि लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता और न ही क्षारीय होता, तो वह जो है किस रंग को होता है। जब अम्लीय और क्षारीय दोनों में से कोई नहीं होता, तो ये जो है बैंगनी रंग का होता है। बैंगनी ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे बात करें हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत, ये जो है ये पास्कल के द्वारा दिया गया था, तो ए का जो है 3 हो जाएगा। गति के जड़त्व का सिद्धांत, ये जो है ये गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। और सौर प्रणाली का हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत, ये जो है ये कोपरनिकस के द्वारा दिया गया था। और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो कि न्यूटन जी के द्वारा दिया गया था। इसका राइट आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष का निम्न कारण क्या है। दूरदृष्टि दोष की बात करें तो इसका मुख्य कारण जो है लेंस की क्षमता घट जाती है और लेंस की फोकस दूरी जो है ये बढ़ जाती है। यही कारण है कि दूरदृष्टि दोष हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन की बात करें तो पादप हार्मोन जो है ये एब्सिसिक अम्ल, ऑक्सिन और एथिलीन, ये सभी जो है पादप हार्मोन है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की बात करें तो यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली जो है ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की। तो ये और भी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली जो कि लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी हुई होती है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एनोफेलीज की बात करें तो एनोफेलीज जो है ये मलेरिया है, मलेरिया। और क्यूलेक्स की बात करें, क्यूलेक्स जो है ये फाइलेरिया। रेत मक्खी की बात करें, रेत मक्खी से जो है क्या होता है, तो ये काला जार होता है। और सीसी मक्खी काटने से जो है नींद की बीमारी होती है। एनोफेलीज से जो है मलेरिया होता है, क्यूलेक्स से फाइलेरिया होता है, रेत मक्खी से काला जार होता है और सीसी मक्खी काटने से नींद की बीमारी होती है। तो इसका जो है राइट आंसर है ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। अगला प्रश्न है कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। मांसपेशियों को अस्थियों की बात करें तो अस्थियों से जो है ये टेंडन जोड़ते हैं। टेंडन ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेंडन एक संयोजी ऊतक है जो कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। टेंडन जो है मजबूत तथा असीमित लचीलेपन वाले जो है रेशेदार ऊतक होते हैं, जो कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें लिगामेंट की, तो लिगामेंट जो है हड्डी को अन्य हड्डियों से जोड़ता है। अगर हड्डी पूछे तो लिगामेंट, और मांसपेशियों और हड्डी पूछे यानी मांसपेशियाँ अस्थियाँ
तो टेंडन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कोशिका का बिजली घर है। कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, और ये जो है एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसमें जो है दोहरी झिल्ली पाई जाती है। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। हरगोविंद खुराना की बात करें तो इन्हें जो है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। तो प्रोटीन का संश्लेषण ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें जो है वर्ष 1968 में शरीर विज्ञान या फिर चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में मार्शल डब्ल्यू.सी. निरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू. हॉली के साथ जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके द्वारा जो है किए गए अनुसंधान में यह पता लगाने में मदद मिली कि कोशिका की आनुवंशिक कोड को ले जाने वाले न्यूक्लियर में उपस्थित जो कि न्यूक्लियोटाइड्स किस प्रकार की कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण को जो है ये नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है कि रक्त परिसंचरण प्रणाली की खोज किसने की थी। रक्त परिसंचरण प्रणाली की खोज की बात करें ये जो है विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। विलियम हार्वे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है खोज ये 1628 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र जो है ये ऑडियोमीटर है। ऑडियोमीटर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बात करें और एनीमोमीटर की तो ये जो है इसके द्वारा वायु का वेग मापा जाता है। और ऑडियोमीटर जो है दोषयुक्त श्रवण शक्ति के सुधार लाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो है ये उपकरण है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसार मंत्री जो कि अनुराग ठाकुर इन्होंने जो है किसे 73वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो ये जो है ये वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। वहीदा रहमान ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे की मंजूरी दी है। ये जो मंजूरी मिली है ये झारखंड के द्वारा मिली है। झारखंड ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन जो है कब आयोजित किया गया है। नए संसद भवन में कार्यवाही का पहला दिन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है 19 सितंबर 2023 को किया गया था। तो 19 सितंबर 2023 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है संसद के नए भवन का उद्घाटन किया गया था। और नए संसद भवन में प्रथम कार्यवाही जो कि 19 सितंबर 2023 को गणेश चतुर्थी के दिन संसद के विशेष सत्र में शुरू किया गया था। नए संसद भवन में लोकसभा के 888 सांसदों और राज्यसभा के 384 सांसदों की बैठने की जो है व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है कि किस कलाकार की पेंटिंग जो है द स्टोरी टेलर किसी भारतीय कलाकार की अब तक की सबसे महंगी कृति बनी है। ये जो बनी है ये अमृता शेरगिल की है। अमृता शेरगिल ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है 61.8 करोड़ रुपये में जो है बिकी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुस्तक और लेखक इसमें जो है मिलान करना है। वेस्टर्न लर्नर की बात करें वेस्टर्न लर्नर जो है ये चेतन मारू की पुस्तक है। और जेवा की बात करें जेवा एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो ये जो पुस्तक है ये हुमा कुरैशी की है। टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड वाइगल्स ये जो पुस्तक है विजय राघवन की है। तो विजय राघवन और इनमें से जो है इसका राइट आंसर इनमें से सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और पुस्तक का मैं नाम ले रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। नेशनल कॉलिंग ये जो पुस्तक है सोनल गोयल की है। तो ये पुस्तक भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 21वीं एशियाई खेल 2030 का आयोजन कहाँ किया गया था। 21वीं एशियाई खेल 2030 की बात करें तो 2030 का आयोजन जो है ये कहाँ किया जाएगा। ये जो है दोहा में किया जाएगा। दोहा ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां पूछे तो 20वां एशियाई खेल जो कि 2026 में ये नागोया जापान में किया जाएगा। और 21वां जो कि 30 में दोहा में किया जाएगा। 22वां एशियाई खेल जो कि 2034 जो कि रियाद यानी सऊदी अरब में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति ने यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है। किस व्यक्ति के द्वारा जो है यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का किताब जीता गया। ये जो किताब है ये विहान ताल्या विकास के द्वारा जीता गया है। तो विहान ताल्या विकास ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी में वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है। ये जो चुना गया है
ये AI को चुना गया है। AI ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और AI की बात करें तो AI जो है ये इसका फुल नेम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें तो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में जो है ये हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया है। तो हीरालाल सामरिया ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने कब तक जो है सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है। सेमीकंडक्टर रिसर्च की स्थापना का लक्ष्य जो है ये भारत सरकार के द्वारा 2024 तक रखा गया है। 2024 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, हमने जो है आज की इस वीडियो में टोटल 75 जीके जीएस प्रश्न को डिटेल के साथ कवर कराया है। वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। साथ ही जो है आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग जो है शेयर नहीं करते हैं, आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसके बाद जो है आज या फिर कल से बिहार पुलिस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बिहार पुलिस का जो है प्रैक्टिस सेट वो भी जो है 1-2 दिन के अंदर कराया जाएगा। तो आप लोग जो है सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो फ्रेंड, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।